छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें मैंने बताया था कि प्रोटोजोआ परजीवी से दो रोग मुख्य रूप से जो आपके कोर्स में हैं, क्या कहते हैं, अमीबियासिस और मलेरिया, दो कोर्स में आपके कोर्स में है। जिसमें मैंने जो है अमीबियासिस के बारे में जो चर्चा किया था, और अब हम चल रहे हैं मलेरिया के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, मलेरिया जो है ये विश्व का जो है, जैसे कोरोना महामारी रोग है, ऐसे विश्व का जो है विनाशकारी, महाविनाशकारी जो है रोग है। इससे जो है कई देशों की, अनेक देशों की जो है सेनाएं लड़ी हैं, वहाँ की जो है अवनत हुई है, आर्थिक स्थिति खराब हुई है। आज जो है, आज वर्तमान में समय में जो है वैज्ञानिक तकनीकों के विकास के बाद भी जो है विश्व में लाखों लोग जो होते हैं ये मलेरिया से जो होते हैं ग्रसित हो जाते हैं। स्वयं अपने देश में लगभग 1 लाख लोग जो होते हैं इस रोग से जो होते ग्रसित होते हैं। और ये रोग इतना तेजी से जो होता है, ये फैलता है कि पूरे जिस क्षेत्र में होता है जो है कुछ बहुत ही तीव्र गति से पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। इसी रोग से जो बच भी जाते हैं लोग, वो जो है शारीरिक, मानसिक रूप से काफ़ी जो होते हैं वो अक्षम हो जाते हैं, और बच्चों की भी शारीरिक और मानसिक स्थिति जो होती है बिगड़ जाती है, और बच्चे या व्यक्ति जो होते कमजोर हो जाते हैं। आइए मलेरिया के संक्षिप्त इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री। ब्रीफ हिस्ट्री नंबर 1 आते हैं। नंबर 1 जो है मलेरिया जो है, मलेरिया ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों मल एवं एरिया से मिलकर बना है, जिसमें मल का अर्थ जो होता है, मल का अर्थ है गंदगी, एवं जो है एरिया का अर्थ जो होता है, एरिया का अर्थ जो होता है हवा होता है। क्या होता है? हवा होता है। इस प्रकार जो है, इस प्रकार इसे पहले गंदी या दलदलीय स्थानों से निकली गंदी हवा के कारण होने वाली बीमारी माना जाता है। इसे होने वाली बीमारी माना जाता है। तो मलेरिया कितने शब्दों से? ग्रीक भाषा के 2 शब्दों मल मलेरिया, यानी मलेरिया मल एवं एरिया से मिलकर बना होता है, जिसमें मल का अर्थ गंदगी या गंदी, या एरिया का अर्थ होता है अर्थ। इस प्रकार जो है, इससे पहले जो है जो लोग मानते थे, इसे गंदी या दलदलीय स्थानों से निकली गंदी हवा के कारण होने वाले रोग या बीमारी के रूप में जाना जाता था। दूसरा, लाइनसीसी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो है 1770 में इन्होंने जो है यह स्पष्ट किया कि जो है ये स्पष्ट किया कि इस रोग का संबंध जो है, इस रोग का संबंध
मच्छर से होता है। इससे होता है मच्छर से। सर्वप्रथम लाइसिसी नामक वैज्ञानिक ने 1770 में यह स्पष्ट किया कि इस रोग का संबंध जो होता है मच्छर से होता है। तीसरा, लैग्रांज जो है 1880 में, लैग्रांज इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो है यह स्पष्ट किया कि मलेरिया का संक्रमण जो है, मलेरिया का संक्रमण प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है तथा इन्होंने ही सर्वप्रथम मनुष्य के आरबीसी लाभ कणिकाओं में प्लाज्मोडियम की विभिन्न अवस्थाओं को देखा। प्लाज्मोडियम की विभिन्न अवस्थाओं को देखा। दूसरा, ये नेक्स्ट जो है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस 1897, ये हमारे भारतीय सेना के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम फीमेल एनाफिलीज यानी मादा एनाफिलीज मच्छर में जो है प्लाज्मोडियम की उशिष्ट को देखा। प्लाज्मोडियम को उशिष्ट को देखा, जिसके लिए इन्हें जो है जिसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वैज्ञानिक है जो है ग्रैसी 1990 1900 में इन्होंने जो है अपने सहयोगियों के साथ जो है सहयोगियों या कह सकते सहयोगी वैज्ञानिकों के साथ जो है फीमेल मादा एनाफिलीज मच्छर में जो है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का वर्णन किया। एक जीवन चक्र का वर्णन किया। तो इस प्रकार से जो है ये इसका संक्षिप्त ब्रीफ हिस्ट्री है। हमने बताया प्रथम कि मलेरिया जो है 2 शब्दों मलेरिया से मिलकर बना होता है, जिसमें मल का अर्थ गंदगी, यह गंदगी योग एरिया का अर्थ होता वायु या हवा। इस प्रकार से पहले 2 से दली है गंदी हवाओं से निकलने वाली हवा के कारण
होने वाले रोग या बीमारी को माना जाता था। दूसरा, लैंसिसी नामक वैज्ञानिक ने 1770 में यह स्पष्ट किया कि मलेरिया का संबंध होता है वो मच्छर से होता है। किससे होता है? मच्छर से। दूसरा, लेब्रान नामक वैज्ञानिक ने 1880 में यह स्पष्ट किया कि मलेरिया का संक्रमण जो होता है प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, तथा इन्होंने सर्वप्रथम मनुष्य के लाल नलिकाओं में आरबीसी में प्लाज्मोडियम की उचिष्ट क्या लिखा? लेब्रान ने प्लाज्मोडियम की जो है उचिष्ट कह सकते हैं या प्लाज्मोडियम के विभिन्न अवस्थाओं को देखा। नेक्स्ट जो है डॉक्टर रोनाल्ड राथ, जो भारतीय सेना के वैज्ञानिक, इन्होंने 1897 में मादा एनाफिलिस मच्छर में जो है प्लाज्मोडियम की उचिष्ट अवस्था को देखा, जिसके लिए इन्हें जो है यहाँ ये छूट गया है, जिसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दूसरे वैज्ञानिक ग्रेसी ने 1900 में जो है अपने सहयोगियों के द्वारा फीमेल मादा एनाफिलिस मच्छर में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का या जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं का जो है वर्णन किया। आइए प्लाज्मोडियम का उद्भव का मीन्स कितने दिन में जो है प्लाज्मोडियम जो या आक्रमण करता है, कितने दिन में रोग आपको दिखाई देता है, उसी को कहा जाता है उद्भव का या इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड ध्यान दीजिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी के मानव शरीर में प्रवेश से लेकर प्रथम आक्रमण या प्रथम लक्षण के दिखने तक की अवधि को जो है अवधि को उद्भव काल कहा जाता है। प्लाज्मोडियम के जो है मानव शरीर में जब ये प्रवेश करता है, प्रथम बार प्रवेश से लेकर के उसके मलेरिया के प्रारंभिक या प्रथम लक्षण के दिखाई देने या प्रकट होने तक की अवधि जो होता है उद्भव काल कहा जाता है। इसमें प्लाज्मोडियम की कई जातियां हैं, उनके अलग अलग ये जो है इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भव काल होते हैं। जैसे जो है प्लाज्मोडियम वायरस एवं प्लाज्मोडियम ओवेल का उद्भव काल होता है, ये 14 दिन होता है। कितना दिन होता है? 14 दिन। दूसरा, प्लाज्मोडियम मलेरी का उद्भव काल जो होता है ये 28 दिन का होता है। कितना होता है? 28 दिन का
और तीसरा जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का उद्गम काल जो होता है ये 12 दिन का होता है। कितना दिन का? 12। इस प्रकार से जो हमने बताया कि मलेरिया परजीवी के मानव शरीर में प्रवेश से लेकर मलेरिया के प्रथम लक्षण के दिखने तक की अवधि को उद्भवन काल कहते हैं। और अलग अलग प्लाज्मोडियम का अलग अलग उद्भवन काल होता है। जैसे जो होता है प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम ओवेल का उद्भवन काल 14 दिन का होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का उद्भवन काल 28 दिन का होता है। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का उद्भवन काल जो होता है ये 12 दिन का होता है। कितने दिन का? 12 दिन का। नेक्स्ट मलेरिया के लक्षण एवं अवस्थाएं, सिम्टम्स एंड स्टेज ऑफ मलेरिया। ध्यान दीजिएगा, इसे दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं पूर्व लक्षण प्रोड्रोमल सिम्टम्स, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या लक्षण निकलते हैं। तो मलेरिया बुखार चढ़ने से पहले, बुखार चढ़ने से पहले क्या क्या लक्षण दिखते हैं? नंबर 1, चढ़ने से पहले जो है भूख मर जाती है। क्या होती है? भूख मर जाती है। दूसरा, कब्ज हो जाता है। क्या होता है? कब्ज हो जाता है। तीसरा जो है मुख सूखने लगता है। मुख सूखने लगता है। नेक्स्ट जो है सिर पेशियों एवं जोड़ों में दर्द होने लगता है। जोड़ों में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट जो है लास्ट जो है जी मिचनाने लगता है। जी मिचनाने लगता है। तो इस प्रकार से मलेरिया बुखार चढ़ने से पहले जो है ये पूर्व लक्षण, इतने लक्षण होते हैं, दिखाई देते हैं। पूर्व लक्षण में मलेरिया बुखार होने से पहले व्यक्ति की भूख मर जाती है, कब्ज हो जाता है, मुख सूखने लगता है, सिर मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द होने लगता है तथा जी मिचलाने लगता है। क्या होता है? जी मिचलाने लगता है। अब आइए दूसरा पार्ट में इसको जो है जो दूसरा पार्ट उसको दौरा लिखा जाता है। पहला है बुखार पूर्व लक्षण, दूसरा मलेरिया का दौरा। मलेरिया का दौरा पायरोसिस
ध्यान दीजिएगा, मलेरिया परजीवी का आक्रमण पहले जो होता है, कई रुद्राण चक्र, उसके रुधिर कणिकाओं में चक्र, उसकी अवस्थाएं होती हैं, कई रुद्राण चक्र के बाद होता है, लेकिन उसके बाद हर चक्र के बाद जो होता है मलेरिया का दौरा होने लगता है। क्या होता है? मलेरिया का दौरा होने लगता है। और मलेरिया उस दौरान जो होता है हमारे रुधिर में जो होता है या ब्लड में या लाल रुधिर कणिकाओं में जो है हीमोजोइन यौन जो है अन्य विषाक्त पदार्थ जो होता है वो उत्पन्न करता है। क्या बताया हमने कि जो है मलेरिया परजीवी का जो है आगमन जो होता है प्रथम बार जो होता है कई बार रुद्राण चक्र के जो होता है पूरा होने के बाद, लेकिन उसके बाद हर चक्र के बाद इसका जो होता है वो आगमन होता है या मलेरिया का दौरा पड़ता है। ये जो होता है अपने जीवन चक्र के दौरान हमारे रुधिर में जो होता है हीमोजोइन एवं अन्य विषैले पदार्थ को जो होता है वो मुक्त करता है, जिससे जो है मलेरिया का दौरा पड़ता है। मलेरिया का दौरा जो होता है ये प्रायः जो होता है दोपहर में होता है। मलेरिया का दौरा दोपहर में होता है। कब होता है? दोपहर में। मलेरिया के जो है दौरे को जो है ये 3 भागों में विभाग किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रथम को जो है जोड़ी अवस्था कहते हैं, जोड़ी अवस्था रिगर स्टेज। ध्यान दीजिएगा, जोड़ी अवस्था में इसमें रोगी को ठंड के साथ कंपकपी आती है। क्या आती है? कंपकपी आती है। दूसरा जो है दिल का धड़कन बढ़ जाता है, दिल का धड़कन बढ़ जाता है। तीसरा सिर एवं कमर में दर्द होने लगता है, सिर एवं कमर में दर्द होने लगता है। और चौथा कभी कभी जो होता है पैर या उसको हम क्या कहते हैं उल्टी हो जाती है। तो इन्हीं अवस्थाओं को जोड़ी अवस्था कहते हैं। तो इस जोड़ी अवस्था में क्या होता है? पहले जो है ठंड के साथ कंपकपी शरीर में कंपन होता है, फिर उसके बाद दिल का धड़कन बढ़ जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो होता है सिर एवं कमर में दर्द होने लगता है, और कभी कभी जो होता है पैर या जो होता है उल्टी हो जाती है। नेक्स्ट दूसरी को जो है दूसरी अवस्था को ज्वरजन्य अवस्था कहा जाता है। ज्वरजन्य अवस्था या इसको जो है फेब्राइल स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेब्राइल स्टेज कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें जो है जोड़ी आने या जोड़ी अवस्था के 1 घंटे पश्चात शरीर का जो होता तापमान, शरीर का तापमान 104 फ़ारेनहाइट से बढ़कर जो है शरीर का तापमान जो है 104 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट हो जाता है। इसमें जो है जोड़ी अवस्था के बाद होता है ज्वरजन्य अवस्था में जो है जोड़ी अवस्था के 1 घंटे पश्चात शरीर का तापमान बढ़कर जो है 104 से 105 फ़ारेनहाइट हो जाता है, इसीलिए इसको ज्वरजन्य अवस्था कहा जाता है। तीसरा जो है स्थगन अवस्था। तीसरी अवस्था है स्थगन अवस्था। कौन सी अवस्था? स्थगन अवस्था दीपक
बेसेंट स्टेज, ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में जो है ज्वरजन अवस्था के कुछ समय पश्चात शरीर में अत्यधिक पसीना होता है। क्या होता है? पसीना होता है, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है। क्या होता है? शरीर का तापमान कम हो जाता है और रोगी जो होता है, रोगी कमजोर एवं थकावट के साथ जो होता है, अपने को स्वस्थ महसूस करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है मलेरिया के जो है दौरे में ये तीनों अवस्थाएं हैं जो हमने बताया कि जो है मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम जो होता है लार्वा कणिकाओं में अपने जीवन चक्र के दौरान पूरा करने के दौरान पृथ्वी में हीमोजोइन एवं अन्य विषैले पदार्थ को मुक्त करता है, जिससे मलेरिया का दौरा होता है। मलेरिया का दौरा प्राय भाग में होता है और इसके दौरे को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जोड़ी अवस्था, इसमें आप जानते हैं कितने शरीर हिलने लगता है, कंपन होने लगता है, लोग रजाई लगाकर कई 4-5 लोग जो है शरीर चढ़ जाते हैं, दबाए जाते हैं। तो इसी जोड़ी अवस्था कहते हैं। इसमें सबसे पहले ठंड लगती है और शरीर में कंपन होती है। दूसरा दिल का धड़कन बढ़ जाता है। तीसरा शरीर में कमर में दर्द होने लगता है और कभी कभी उल्टी हो जाती है। ज्वरजन अवस्था में तो जोड़ी अवस्था के 1 घंटे पश्चात शरीर का तापमान होता है बढ़ करके 104 फारेनहाइट से 105 फारेनहाइट हो जाता है, अर्थात बुखार तेज हो जाता है। नेक्स्ट तीसरी अवस्था जो है स्थगन अवस्था। ज्वरजन अवस्था के कुछ समय पश्चात जो है शरीर में रोगी के शरीर में अधिक पसीना होने लगता है, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है और रोगी जो होता है अपने को कमजोर एवं थकावट के साथ जो होता है स्वस्थ महसूस करता है। क्या महसूस करता है? स्वस्थ। आइए मलेरिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ मलेरिया। टाइप्स ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया को जो है दौरे के आधार पर विभक्त किया गया है। मलेरिया को दौरे के आधार पर व्यक्त किया गया है। नंबर 1 जो है प्रथम को कहते हैं तृतीयक मलेरिया या हिंदी में इसको कहते हैं और सामान्य जोड़ी बुखार। सामान्य जोड़ी बुखार अर्थियन मलेरिया या जो है कॉमन फ्लू। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है मलेरिया का दौरा जो होता है, मलेरिया का दौरा हर तीसरे दिन होता है।
मलेरिया का दौरा हर तीसरे दिन अर्थात 48 घंटे पर होता है। कितने दिन पर होता है? 48 घंटे पर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दौरा जो है, ये दौरा प्लाज्मोडियम वायरस और प्लाज्मोडियम ओवेरियम प्लाज्मोडियम फैलसी पैरम के संक्रमण से होता है। ये संक्रमण से होता है, जिसमें जो है, जिसमें प्लाज्मोडियम वायरस यौम प्लाज्मोडियम जो है ओवेल जो है का संक्रमण कम घातक होता है तथा इसमें मृत्यु दर कम होती है। क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि आरबीसी जो होते हैं, लाल कणिकाएं जो है कमजोर एवं पुराने होते हैं, और यह जो है प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम का संक्रमण घातक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। क्यों मृत्यु दर अधिक होती है? क्योंकि जो है, इसमें जो है लाल कणिकाएं आरबीसी समूहों में चिपक जाती हैं। समूहों में चिपक कर जो है रुधिर के संचार को रोक देती हैं। रुधिर के संचार को अवरुद्ध कर देती हैं, या लाल कणिकाएं जो होती हैं रुधिर के संचार को बंद कर देती हैं या अवरुद्ध कर देती हैं। इसलिए जो है, इसमें जो है ये सबसे घातक होता है। इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। दूसरा, ये चतुर्थक मलेरिया पार्ट टाइम मलेरिया ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है मलेरिया का दौरा जो होता है, हर चौथे दिन
अर्थात 72 घंटे पर होता है। 72 घंटे पर होता है। और ये जो होता है ये प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी के संक्रमण से होता है। प्लाज्मोडियम मलेरी के संपर्क से होता है। चौथा जो है तीसरा दैनिक मलेरिया। दैनिक मलेरिया क्वाटिडियम, क्वाटिडियम मलेरिया। इसमें प्रतिदिन दौरा आता है। इसमें प्रतिदिन मलेरिया का दौरा आता है। मलेरिया का दौरा आता है। क्यों दौरा आता है? यह जो है एक से अधिक प्लाज्मोडियम की जातियों के संक्रमण से या रोग बिगड़ जाने से होता है, या रोग बिगड़ जाने के कारण होता है, या रोग के बिगड़ जाने के कारण होता है। और चौथा जो है आवर्ती मलेरिया। आवर्ती मलेरिया रिलैप्स मलेरिया आंखा मलेरिया। इसमें जो है प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम ओवेल यूम, प्लाज्मोडियम मलेरी के बाह्य रुद्राण चक्र के जो है चलते रहने से मलेरिया के दोबारा जो है या मलेरिया के पुनः होने की संभावना होती है। क्या होती है? मलेरिया के पुनः होने की संभावना होती है। इस प्रकार से मलेरिया को जो है ये 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं तृतीय मलेरिया, सामान्य बुखार, टर्टियम मलेरिया या कॉमन डेंगू। इससे हमने बताया कि इस मलेरिया का दौरा जो होता है हर तीसरे दिन या 48 घंटे पर होता है। और ये दौरा जो होता है प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम ओवेल यूम, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के संक्रमण से होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम वायरस और प्लाज्मोडियम ओवेल के संक्रमण में मृत्यु दर जो होती है कम होती है, क्योंकि इसमें आदिवासी कमजोर एवं पुराने मगर चिपकते नहीं। दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के संक्रमण मृत्यु दर अधिक होती है, क्योंकि इसमें आदिवासी लाभ विषाणु होते हैं, समूह में चिपक करके रुधिर के संचार को रोकते हैं। दूसरा जो है चतुर्थ मलेरिया। इस मलेरिया का दौरा जो होता है
हर चौथे दिन अर्थात जो है 72 घंटे पर होता है और ये प्लाज्मोडियम मलेरिया के संक्रमण से होता है। तीसरा जो है दैनिक मलेरिया, ये मलेरिया जो होता है ये इसमें प्रतिदिन मलेरिया का दौरा होता है। ये जो होता है एक से अधिक प्लाज्मोडियम की जातियों के संक्रमण से यह मलेरिया रोग के बिगड़ जाने से होता है। लास्ट आवर्ती मलेरिया, रुधिर में जो होता है इसमें प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम ओवेल, यो है प्लाज्मोडियम मलेरिया, इसका चक्र खत्म नहीं होता है और इसका चक्र जो होता है चलता रहता है, तो इसे जो है मलेरिया के फिर से होने की जो होता है दोबारा होने की जो की संभावना होती है। नेक्स्ट आइए मलेरिया का उपचार। मलेरिया का उपचार, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ये विगत कई वर्षों से जो है पुनैन इसको क्विनोन लिखा जाता है। क्विनीन जो है ये है मलेरिया के उपचार के लिए जो है कारगर औषध सिद्ध हुई है। मलेरिया के उपचार के लिए कारगर औषध है। कारगर औषध है। इसका जो है इसका निर्माण जो है इसका निर्माण भारत, श्रीलंका, चीन, जापान जो है ईस्ट इंडीज एवं पेरिस में जो है सिंकोना नामक पौधे के जो है छाल से किया जाता है। छाल से किया जाता है। ये औषध जो है ये रोगी के रुधिर में जो है प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाओं को नष्ट करती है। तो हमने बताया कि कई वर्षों से या कई सालों से या लगभग 300 वर्षों से पुनैन जो है मलेरिया के उपचार के लिए कारगर औषध मानी जाती है। इसका निर्माण भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, स्पेन, पेरू में है सिंकोना नामक पौधे से एक छाल से किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है इससे मिलती जुलती अन्य दवाएं दी जाती हैं जो प्लाज्मोडियम की अवस्थाओं को समाप्त करती हैं। इसके अतिरिक्त इससे मिलती जुलती अन्य औषधियां जैसे जो है एटीग्रीन,
एटिविन, बेसोक्विन, बेसोक्विन जो है, एमक्विन, एमक्विन, माइलोसाइड, मेलोब्रिन, नियोक्विन, रिसोचिन, रिसोचिन, कामाक्विन, क्लोरोक्विन इत्यादि जो है औषधियां जो होती दी जाती है, इत्यादि औषधियां दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो है पेलोडिन, मेपाप्राइन, मेपाप्राइन, डावाप्रिन, डावाप्रिन, पेंटाक्विन, प्राइमाक्विन, रामाक्विन एवं प्लाज्मोक्विन इत्यादि औषधियां दी जाती हैं। क्या करती हैं? इत्यादि औषधियां दी जाती हैं और ये औषधियां जो होती हैं मलेरिया की सभी अवस्थाओं को नष्ट कर, प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाओं को नष्ट करते। फिर इसमें लगभग 300 वर्षों से जो है उन्हें जो है मलेरिया के उपचार के लिए कारगर औषध सिद्ध हुई है। इसका निर्माण भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, स्पेन एवं पेरिस में पिनोनेस सिंकोना नामक पौधे के छाल से किया जाता है। और ये औषध जो होती है रोगी के रूप में प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाओं को जो है नष्ट करती है, नष्ट करने का काम करती है। इसके अतिरिक्त पुनः से मिलती जुलती अन्य औषधियों में जैसे एलोपैथ में जो है एटिविन, बेसोक्विन, यंगक्विन, मेलोसाइड, मेलोब्रिन, निवाक्विन, रिसोचिन, कामाक्विन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियां दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य औषधियों में पेलोडिन, मेपाप्राइन, डाराप्रिन और जो है पेंटाक्विन, प्राइमाक्विन एवं प्लाज्माक्विन जो होती हैं इत्यादि औषधियां जो होती हैं दी जाती हैं। नेक्स्ट आइए मलेरिया का नियंत्रण एवं उन्मूलन, कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया ध्यान दीजिए। हमारे देश में जो है कई वर्षों से जो है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NMEP या इसको NMES नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन स्कीम भी इसको कहा जाता है। ये चलाया जा रहा है और इसमें 3 विधियां अपनाई जाती हैं। कितनी?
तीन विधियां इसमें अपनाई जाती हैं। नंबर 1 जो है मच्छरों का संहार या मच्छरों का विनाश। मच्छरों का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटोस। दूसरा जो है संक्रमण से बचाव, प्रोफाइलैक्सिस या प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन। दूसरा जो है रोगियों का उपयुक्त उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। तो मलेरिया हमारे देश में मिलता है कि मलेरिया कई वर्षों से मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम या नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन स्कीम जो है चलाया जा रहा है और जो मलेरिया के नियंत्रण में उन्मूलन का कार्यक्रम करता है। इसमें 3 विधियां अपनाई गई हैं। मच्छरों का विनाश, संक्रमण से बचाव, रोगियों का जो है उपयुक्त उपचार। आइए मच्छरों का विनाश के लिए क्या किया जाता है। मच्छरों के विनाश में जो है इसमें DDT योमक्रिट का छिड़काव करके या जो है सल्फर पाइथ्रम नैप्था यम जो है तार कैंकर को जलाकर जो है मच्छरों का विनाश किया जाता है। क्या किया जाता है? विनाश किया जाता है। दूसरा जो है गांव एवं शहरों के आसपास जल प्रवाह, जहां पर जल होता है, जल प्रवाह को रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए, क्योंकि मच्छर जो होते हैं, मच्छर स्थिर जल में अंडे देते हैं। स्थिर जल में अंडे देते हैं तथा उनके लार्वा जो होते हैं, जल में रहते हैं, हालांकि जल में। दूसरा, ऐसे तालाब एवं नाले या जलाशय जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है,
जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है, समय समय पर उनकी सफाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सफाई करनी चाहिए। दूसरा, तालाब, जलाशयों एवं नालों में जल की सतह पर तेल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे उनके लार्वा सांस न ले सकें, जिससे मच्छर के लार्वा सांस न ले सकें। नेक्स्ट जो है तालाबों, जलाशयों एवं नालों में मच्छरों के लार्वा को खाने वाली लार्विसाइडल जो है लार्विसाइडल मछलियों जैसे ट्राउट, मिनोस, स्टिकी बैग, गम्बूसिया एवं बतखें छोड़नी चाहिए। बतखें छोड़ने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है जलाशय एवं तालाब में कीटभक्षी पौधे जैसे नेपनथीस एवं यूट्रिकुलेरिया छोड़ना चाहिए। तो छात्रों, कितने दिन से जो है मच्छरों का विनाश किया जा सकता है? पहली बात, GTD यूनिट का छिड़काव करके या सल्फर पायरेथ्रम नेफ्था एवं तार का विकल्प जलाकर मच्छरों को नाश किया जा सकता है। दूसरा, गाँव एवं शहरों के आसपास या बस्ती के आसपास जल भराव या जल की स्थिति को रोकना चाहिए, क्योंकि मच्छर जो होते हैं स्थिर जल में अंडे देते हैं तथा उनके लार्वा जल में ही रहते हैं। तीसरा, ऐसे तालाब एवं जलाशय या जो है नाले यदि समाप्त नहीं किया जाता, समय पर उनकी सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, तालाब, जलाशयों एवं नालों में जल की सतह पर तेल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे लार्वा वगैरह सांस न ले सकें, मर जाएं। नेक्स्ट जो है तालाबों, जलाशयों, नसों एवं नालों में जो है मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछलियों जैसे ट्राउट, मिनोस, स्टिकलबैक, गम्बूसिया एवं बतखें छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट, जलाशय एवं तालाब के जल में जो है या तालाब में जो है कीटों को खाने वाले, मच्छरों को खाने वाले कीटभक्षी पौधे जैसे नेपनथीस एवं यूट्रिकुलेरिया जो है छोड़ने चाहिए।
नेक्स्ट आइए नंबर 2, संक्रमण से बचाव। संक्रमण से बचाव प्रोफाइलैक्सिस या प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन। तो संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? नंबर 1, घरों को ऊंचे स्थानों पर बनाना चाहिए। घरों को ऊंचे स्थानों पर बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो है घर के भीतर एवं बाहर सफाई करके। तीसरा, घरों की खिड़कियों एवं दरवाजों पर मच्छर वाली जाली लगाकर मच्छरों को अंदर आने से रोकना चाहिए। नेक्स्ट जो है सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, सोते समय शरीर के खुले भागों पर जो है खुले भागों पर सरसों का तेल या मच्छर रोधी क्रीम लगाना चाहिए। मार्केट में आता मच्छर रोधी क्रीम होता है। नेक्स्ट, मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को नियमित रूप से सुनैन डारा क्रीम एवं अन्य औषधियों का उपयोग करना चाहिए। तो छात्रों, इस प्रकार से मलेरिया के संक्रमण से बचने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं कि घरों को ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए। दूसरा, घर के भीतर एवं बाहर सफाई करना चाहिए जिससे मच्छर न रहे।
घरों की खिड़कियों दरवाजों पर मच्छर वाली जाली लगाकर मच्छरों को अंदर आने से रोकना चाहिए। नेक्स्ट सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट सोते समय शरीर के पूरे भागों पर सरसों का तेल या मच्छर रोधी क्रीम लगाना चाहिए। और लास्ट, मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को नियमित रूप से जो है क्विनिन, डाराफिन एवं अन्य जो है मलेरिया संबंधी जो होता है औषधियों का उपयोग करना चाहिए। जैसा ये तीसरा, रोगी का उपयुक्त उपचार ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट हाँ ध्यान देगा। इसके जो है मलेरिया का इसका जो है उपचार जो है, इसका उपचार देश के एक बड़े भाग में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मच्छर जब मनुष्य से प्लाज्मोडियम को प्राप्त नहीं करेंगे तो मलेरिया स्वतः कम हो जाएगा। रोग उपचार किया गया है तो बताया पर, लेकिन ये उसे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का ये सुझाव है कि रोगी का उपचार जो है या रोगियों का उपचार देश के बड़े भाग में या भूभाग में होना चाहिए, सभी रोगियों का। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि मच्छर जो होते हैं जब उस भाग में होगा तो उस भाग में मच्छर नहीं पहुँच पाएंगे, जबकि मच्छर जब मनुष्य जो है प्लाज्मोडियम की अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे तो मलेरिया स्वतः कम हो जाएगा। तो छात्रों, हम ऑनलाइन यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल इसके आगे चर्चा करेंगे।